नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है उससे। 4th लेसन है जो हिस्ट्री का है। 4th लेसन हिस्ट्री का 4th लेसन जो कि है आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसमें जो दिकू है वो जो आदिवासी लोग हैं वो उन सभी बाहरी लोगों को कहते हैं जिनके संपर्क में वो नहीं आना चाहते। अब यहाँ पर जो अंग्रेज हैं उनके लिए दिकू का काम कर रहे हैं। तो उसमें यही बताया है कि जो बिरसा मुंडा का नाम आपने सबने सुना होगा कि जिनका जन्म 1870 में इनका जन्म होता है और इनको एक भगवान की नज़र से देखा जाता है। जो मुंडा जनजाति है, मुंडा, संथाल और ओराव जनजाति, उसमें उनको एक भगवान की नज़र से देखा जाता है। और धरती, जैसे इनकी जो संज्ञाएं हैं इनको जो दी जाती हैं, जैसे धरती बाबा, चमत्कारी बाबा, ये संज्ञाएं इनको दी जाती हैं। मतलब एक भगवान के साथ इनका कंपैरिजन किया जाता है कि ये ही सबको, जैसे सबके दुखों को दूर कर सकते हैं। ये माना जाता है जैसे बहुत सारा, जैसे अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना कर देते हैं। तो इसको मतलब ऐसा बिरसा ने खुद ही ऐलान किया था, या भगवान ने, मतलब भगवान ने उनको लोगों की रक्षा के लिए भेजा है। वो खुद कहते हैं जैसे दिकुओं से रक्षा के लिए, दिकू मतलब बाहरी लोगों से रक्षा के लिए, जो उनको गुलामी से आजाद करवाने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर 1000 लोग जो बिरसा के पीछे चलने लगे थे, उन्हें भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि इनकी समस्याएं वो जरूर दूर कर पाएंगी। मतलब इस लेसन में ये बताया कि जो जनजातियां हैं, जो बताया कि मुंडा का जन्म क्या है, मुंडा परिवार में हुआ है, कि जो जनजातियां हैं वो कैसे रहती हैं, और जो बिरसा मुंडा के जीवन के ऊपर फोकस किया है। जैसे एनसीईआरटी की यही खास बात रहती है, जब भी वो किसी बात का जिक्र करते हैं, जैसे मरुस्थल का जिक्र करते हैं तो कोई एक मरुस्थल या 2 मरुस्थल के ऊपर फोकस करके बताएंगे, उनका उदाहरण देके बताएंगे। ऐसे ही इस लेसन में ये बताया है कि जैसे जो जनजातियां हैं वो कैसे रहती हैं, किस प्रकार उनका रहन सहन है, खाना पीना है, कैसे उनका जीवन बसर होता है, वो सब करती हैं। और फिर जैसे बिरसा मुंडा के ऊपर पूरा फोकस किया गया है कि बिरसा मुंडा कौन थे। फिर 19वीं जो जनजातीय समूह है वो किस प्रकार जीते हैं, जनजातीय समूह किस प्रकार जीते हैं। अच्छा, ये एक एक करके बताया। कुछ झूम खेती करते हैं। झूम खेती क्या होती है, एक जगह के, जैसे स्लैश एंड बर्निंग इंग्लिश में कहते हैं, कि एक जगह के जो जंगल हैं वो जला दिए जाते हैं और फिर वहां पर खेती कर ली जाती है। 4-5 साल तक वहां खेती करेंगे कंटिन्यू, फिर आगे वाले कहीं उसके दूसरे एरिया के जंगल को जला देंगे, फिर वहां करेंगे। ऐसे ही मतलब स्लैश एंड बर्न, और मतलब रोटेशनल चलता रहता है उनका। जैसे आज यहाँ कर रहे हैं, फिर आज यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, क्या पता फिर जब यहाँ पर जंगल दोबारा से उगाएगा तो यहाँ फिर दोबारा से आ जाएंगे। उनमें कुछ समुदाय झूम खेती करते हैं। झूम खेती होती है क्या कहा जाता है, घुमंतु खेती भी कहा जाता है। और फिर सेकंड बताया कि कुछ शिकारी संग्राहक हैं। कुछ शिकारी हैं और कुछ संग्राहक हैं। शिकारी होते हैं जो शिकार करते हैं, संग्राहक वो होते हैं जो जैसे जंगलों में जो कुछ भी मिलता है उसको इकट्ठा करके अपना जीवन बसर करते हैं, उसको संग्राहक कहा जाता है। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके वन्य उत्पादों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए जरूरी मानते हैं। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले जो खोंड समुदाय है वो इसी तरह का समुदाय था। जो इस समुदाय की जो लोग हैं टोलियां बनाकर जैसे शिकार करते हैं। फिर जैसे एक बताया है कि कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती है। तो जैसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कपड़े की और चमड़े की रंगाई के लिए किसकी जरूरत होती है, तो पलाश की और कुसुम के फूलों की जरूरत होती है। और ये कौन सी जनजाति करती है ये काम, खोंड जो जनजाति है वो करती है ये काम। फिर आगे बताया है कि तीसरा बताया कि कुछ जानवर पालते हैं, कि जानवर पाल के जैसे जानवरों को खा भी लेंगे, मतलब उनको
जैसे जब भी जो खाने के जानवर होते हैं उनको खा भी लेते हैं, या फिर उनके दूध से और उनके जैसे बालों से, जैसे भेड़ के बालों से, ऐसे मतलब उनसे अपना जीवन बसर करते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। चरवाहे थे मौसम के हिसाब से मवेशी और भेड़ों की रेवड़ लेकर जैसे निकल जाते थे। जिस जगह पर घास खत्म हो जाती उस जगह को जैसे उस जगह से चल देते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले, जैसे फिर बता कि उदाहरण दिए हैं कि गुज्जर कहाँ रहते हैं, पंजाब में रहते हैं। आंध्र प्रदेश की क्या है, लावड़िया है, लावड़िया है। और समुदाय जो गाय भैंस के झुंड पालते हैं। और कुल्लू के क्या है, गद्दी जो समुदाय है, जो गडरिये टाइप के हैं, जो ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंड होने पर नीचे आ जाते हैं और थोड़ा मौसम ठीक होने पर पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं। कश्मीर का क्या है, बकरवाल है। जो यहाँ पर तो ये मतलब एक कोई संथाल महिला दिखाई है जो लकड़ियां ले जा रही है। अच्छा, कुछ लोग एक जगह खेती करते हैं। अच्छा, फिर तीसरा चौथा ये बताया कि कुछ लोग एक जगह खेती करने वाले भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो बताया वही है। कुछ लोग एक जगह खेती भी करते हैं। जैसे 19वीं शताब्दी के पहले बहुत सारी जो जनजातियां कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह पर रहते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे। धीरे धीरे जमीन का अधिकार भी मिलने लगा था और बहुत सारे समुदाय, जैसे मैं छोटा नागपुर के जो मुंडाओं की तरह जमीन के पूरे जैसे कबीले की पूरी संपत्ति बना लेते थे। तो औपनिवेशिक शासन में आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। जैसे जब इंडिया अंग्रेजों की एक कॉलोनी बन गया था, उपनिवेश बन गया था, तो इन जनजातियों पर, इन आदिवासी समूहों पर क्या क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में बताया है। कि जो आदिवासी जो मुखिया थे उनका क्या हुआ। जैसे आदिवासी मुखिया एक राजा की तरह होते थे, जैसे एक समुदाय के एक राजा की तरह होते थे। परंतु जैसे जो उपनिवेशवाद हमारे देश में फैला, जैसे कॉलोनिज्म हुआ, तो क्या हुआ, वो भी जैसे अंग्रेजों के प्रतिनिधि की तरह काम करने लगे। उनको जैसे नजराना भी देना पड़ता था, उनको उनके नियम भी मानने पड़ते थे। तो ऐसे मतलब उनके ऊपर जो आदिवासी के जो मुखिया थे उनके ऊपर ये असर पड़ा। दूसरा क्या, घुमंतु जो काश्तकार हैं उनका क्या हुआ। जो घुमंतु जो घूम घूम कर अपना बिजनेस करते हैं, काश्तकार अपनी कलाकृतियां बेचते हैं, बनाते हैं, उनका क्या हुआ। ऐसे समूह को अंग्रेजी से काफी परेशानी थी। मतलब घूमने वाले से तो और भी ज्यादा परेशानी थी। वे जहाँ जहाँ भटकते थे और एक जगह से वो यहाँ ज्यादा भटकते रहते थे, एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते कि आदिवासियों का जो समूह है इस तरह का, वो एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करना स्टार्ट करे। क्योंकि अगर करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, तो उनको उससे लगान भी मिलेगा। जो एक समूह से जो नजराना लेते हैं, टैक्स लेते हैं, वो मिलेंगे। तो चाहते थे कि वो इस तरह से खेती करें। फिर उनके ऊपर क्या है, वन कानून और उनके प्रभाव भी पड़े। जो आदिवासी हैं उनके ऊपर वनों के कानून बना दिए गए, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसे जैसे उनको स्लीपर्स के लिए जैसे लकड़ी चाहिए थी, तो उन्होंने कानून बना दिए गए कि कौन से वृक्ष काट सकते हैं और कितने काट सकते हैं। तो उनका भी उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर व्यापार की जो समस्या है वो बताई है। कि जो व्यापार की समस्या है, कि जैसे बताया है कि जो झारखंड में रेशम का जो बहुत अच्छा खासा खेती की जाती है, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा कि जैसे जब वो खेती करते तो उनकी खेती को काफी सस्ते दामों में, पूरे जैसे बताया कि पूरे जो कर्मी कोष थे, जो जहाँ पर वो रेशम को उगाते थे, तो रेशम के कीड़े को उगाते थे, तो उनको पूरे 3-4 रुपए में ले लेते, मतलब काफी सस्ते में ले लेते। और फिर वो मतलब उनको निर्यातकों को जब बेचते तो काफी महंगी कीमतों पर बेचते। ये एक फोटो दिखाया है जो झरिया और रानीगंज की कोयला की खदान है, उसमें जो आदिवासी जो खनिक काम कर रहे थे उनका एक फोटो दिखाया है। अच्छा, काम की तलाश में जो आदिवासी लोग हैं, काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो मतलब बहुत ही खराब हो गई थी। 19वीं शताब्दी के आखिर में आखिर से ही चाय बागान जो थे वो फैलने लगे थे। एक खनन उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण उद्योग बन गए थे, क्योंकि जो इनमें काम करने वाले जो मजदूर थे उन आदिवासियों को ही ज्यादा ढूंढा जाता था। फिर बताया कि इनके जीवन को अगर नजदीक से देखा जाए तो क्या है, मतलब क्या मतलब एक ही जगह दंगे हुए।
वो अलग अलग जगह के मतलब एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कैसे, जैसे 1831 में 32 में कोल आदिवासियों का बताया है, 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। फिर बताया मध्य भारत में जो बस्तर विद्रोह है 1910 में हुआ। 1940 में महाराष्ट्र में जो वर्ली में वहां विद्रोह हुआ। तो ये विद्रोह मतलब एक जगह नहीं थे। ये बताया कि वैष्णव किसको कहा जाता है, जो विष्णु की पूजा करते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। छोटी छोटी जो जानकारी हैं, जैसे जो बिरसा मुंडा के बारे में फोकस किया गया है, तो उन्होंने इसका बताया कि उन्होंने वैष्णव धर्म को भी माना। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बिरसा मुंडा है उन्होंने कौन से धर्म को भी फॉलो किया था, तो वैष्णव धर्म को भी फॉलो किया था। फिर जैसे बताया था मैंने कि 1970 में इनका जन्म होता है, ऐसा कभी छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 1900 में 1870 में, सॉरी 1870 में इनका जन्म होता है। 1900 में हैजे के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है और आंदोलन जैसे ठंडा पड़ जाता है। तो फिर जैसे जो उपनिवेश वाले इनकी जमीनों पर अधिकार करना स्टार्ट कर देते हैं और इनके जो संसाधन हैं उनको अभी दोहन करना स्टार्ट कर देते हैं। इस लेसन में इतना ही था। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।